अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फेलोज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। आपकी बीएस केमिस्ट्री के 5th सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लैंथेनाइड्स होते क्या हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो लैंथेनाइड्स सीरीज आपके बिल्कुल बॉटम पर खड़ी होती है। पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल बॉटम साइड पर आपको लैंथेनाइड सीरीज मिलती है। अब लैंथेनाइड्स को हम 4 डिफरेंट नेम्स देते हैं। एक तो इनको हम लैंथेनाइड्स ही बोलते हैं। इनको लैंथेनाइड्स क्यों कहा जाता है? लैंथेनाइड्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होती है। इस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो है लैंथेनम। फर्स्ट मेंबर इनका लैंथेनम है। इसी वजह से इस सीरीज को हमने क्या नाम दिया, साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, लैंथेनाइड्स का नाम दिया। सेकंड जो इनका नेम है वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ ऑर्बिटल में भी मौजूद होते हैं। एफ ऑर्बिटल में, एफ सबशेल में भी पाए जाते हैं। हालांकि इससे नेक्स्ट भी हमारे पास 4f है, 4f के बाद 5d है, फिर 6s होता है। यानी कि दो नेक्स्ट जो सबशेल हैं उनसे बिलो ये पाया जाता है 4f सबशेल। अब 4f सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इस सीरीज के एलिमेंट्स के। इस वजह से इनको क्या कहते हैं हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और तीसरा जो नेम है इस सीरीज का, तीसरा जो नेम है वो हमारे पास कौन सा होता है? इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल में पाए जाते हैं। आप किसी भी मेंबर इस लैंथेनाइड्स या इस सीरीज के किसी भी मेंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो 4f सबशेल में उनके इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 सबशेल में आपको मिलेंगे, 4f सबशेल में आपको मिलेंगे। इस वजह से इनको हम f ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं या इनको 4f सीरीज का नाम दिया जाता है। पहला नाम लैंथेनाइड्स, दूसरा नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तीसरा नाम f ब्लॉक एलिमेंट्स और इनका जो फोर्थ नेम है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सीरीज के कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमें कहाँ मिले थे? अर्थ में मौजूद रेयर मिनरल्स में मिले थे। अर्थ में मौजूद रेयर मिनरल्स में वो हमें मिले थे। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? इस सीरीज को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। दूसरी बात यह है कि इस सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो तमाम मेंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो एफ सबशेल जो होता है वो पार्शली फील्ड होता है। लेकिन अगर हम देखें लैंथेनम को या फिर जो इसका आखिरी मेंबर है ल्यूटीशियम को, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या मिलेगा कि इनका जो 4f सबशेल है वो पार्शली फील्ड नहीं होता, या तो वो कंप्लीटली फील्ड होता है या फिर वो एम्प्टी होता है। लेकिन अब इस हिसाब से देखा जाए तो इनको इस सीरीज में नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूटीशियम भी और लैंथेनम भी इसी सीरीज में रखे गए हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, ल्यूटीशियम और लैंथेनम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस सीरीज़ के बाकी ऑल मेंबर्स के साथ रिजेंबल करती हैं, क्लोजली सिमिलर हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि लैंथेनम को भी और ल्यूटीशियम को भी इसी सीरीज़ में डाल देते हैं। इसी सीरीज़ में इनको डाल दिया गया। ये तो थी रीज़न। तो ये तो हमने देखा लैंथेनाइड्स का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। मेन जो हमारा फोकस है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। मेन जो हमने चीज़ आज देखनी है आज के टॉपिक में वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इस सीरीज़ का जो फर्स्ट मेंबर है वो है लैंथेनम। लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57 इनका एटॉमिक नंबर है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग,
ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा तो वो मैंने आपके सामने ये लिख रखी है। कैसे? ये उसका प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बेस पर करने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले कौन सा? 1s सबशेल आता है, उसके बाद 2s सबशेल की बारी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ। उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 4s। तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने का अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रखी है। किसकी कर रखी है? लेंथनम की कर रखी है। लेंथनम की आप देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसी के अकॉर्डिंग, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो। 3p6, उसके बाद 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 5p6। इसके बाद देखिए मैं 5p6 पर आकर रुक गया हूं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहां तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनती है। तो नियरेस्ट नोबल गैस यहां पर कौन सी है? ज़ीनॉन। यहां पर जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो ज़ीनॉन है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जगह अगर मैं ज़ीनॉन लिख दूं तो ये भी करेक्ट होगा। उससे खैर आगे प्रोसीड करते हैं, ये बाद में आपको बताता हूँ। आगे देखें 6s2 की बारी है, फिर 4f की बारी होती है, फिर 5d1 की बारी होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमने प्लेस कर दिए सिंपली। लेकिन उसके बाद बारी किसकी है? 4f की बारी है। लेकिन आप देख सकते हो कि 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, बल्कि 5d में एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया गया है। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल तो क्या होना चाहिए था कि 6s के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन प्लेस करना चाहिए था, लेकिन 4f में तो कोई इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं किया। हमने जो इलेक्ट्रॉन प्लेस किया वो 5d में प्लेस कर दिया। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है स्टेबिलिटी। यहाँ पर हम स्टेबिलिटी को देखते हैं। मैंने जो आपको अभी बताया कि नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पर देखनी है कि नियरेस्ट नोबल गैस यहाँ पर ज़ीनॉन है। ज़ीनॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54 होता है, सॉरी। ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है लेंथनम की, वो एक्चुअली किसकी होती है? ज़ीनॉन, इनर्ट गैस, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता। इसकी रीज़न मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी है, क्योंकि इस कन्फिग्रेशन में लेंथनम मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू कि अगर हम देखें 4f में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, अगर हम 4f में एक इलेक्ट्रॉन डाल दें और 5d में एक इलेक्ट्रॉन ना डालें तो फिर क्या होगा कि ये लेस स्टेबल होगा। मोर स्टेबिलिटी, लेंथनम को मोर स्टेबिलिटी कहाँ पर मिलती है? इस कॉन्फ़िगरेशन में मिलती है। ये इसकी रीज़न है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो कि आपने ये रूल पढ़ा भी होगा कि जो सब शेल होता है अगर वो एम्प्टी हो या वो हाफ फील्ड हो या वो कम्प्लीटली फील्ड हो, इन सूरत हाल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम देखते हैं, मैंने क्या बताया, 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं कि या तो सब शेल एम्प्टी हो या फिर हाफ फील्ड हो या फिर कम्प्लीटली फील्ड हो। तो इन सूरतों में जो स्टेबिलिटी होती है वो मोर होती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, 4f0 मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी जहाँ पर आएगा वो मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको फिलहाल हमने एम्प्टी रखना है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, मोर स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए हमने इसको एम्प्टी रखा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 5d में चला गया। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है लेंथेनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब हम देखते हैं एक्सेप्शनल केस क्यों बना, रीज़न क्या थी, स्टेबिलिटी। इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मैंने क्या बताया, क्योंकि एम्प्टी
सबशेल हमें यहाँ पर मिल रहा है, और एम्प्टी सबशेल जब होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देते और डी में नहीं डालते तो उसमें क्या होता, स्टेबिलिटी लेस होती। तो अब हर एलिमेंट की या हर एटम की क्या चाहत होती है कि वो मोर स्टेबल रहे, ज़्यादा स्टेबल रहे। तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंथेनम की बनती है ये वाली जो मैंने आपके सामने लिखी है। लेकिन अब इतना बड़ा, अब हम हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो इतना बड़ा कौन लिखे। तो इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि 54 तक जीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो मैं जीनोन लिख सकता हूं। मैं इसमें क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर जीनोन लिख दूंगा कि 54 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कवर हो गए हैं। उसके बाद हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें प्लेस करने हैं। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। उसके बाद कौन, 4f में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद 5d में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस किया गया है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद हम आते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं सीरियम के पास। नेक्स्ट एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज का जो है वो है सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, 58। तो इसमें भी क्या कर सकता हूँ मैं, क्या लिखूंगा, जीनोन ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। उसके बाद सिंपली 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करूंगा। उसके बाद क्या होगा, 4f में अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 5d में भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर कहाँ आ गया, 4f में आ गया, 5d में 1 ही है। अगला इलेक्ट्रॉन 5d में नहीं गया, बल्कि कहाँ आ गया, 4f में आ गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर प्रोसीड करते हैं हम किसके पास, प्रेसियोडीनियम की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 59 है, 59। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, वही सेम टू सेम जीनोन ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे जीनोन को। उसके बाद 6s2 सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक तब्दीली आ रही है क्या, कि 4f के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 5d यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा, 5d यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जब हम लेंथेनम से आगे प्रोसीड करते हैं सीरियम के पास, फिर प्रेसियोडीनियम के पास, तो आप देख रहे हो कि इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो प्रोटॉन्स की तादाद भी इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो रही है। जितनी न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रखेगी, ज़्यादा खींचेगी। तो ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन था 5d ऑर्बिटल में, 5d सबशेल में था, वो मूव होकर कहाँ आ गया, 4f के पास आ गया, इनर सबशेल के पास आ गया, क्योंकि 4f ज़्यादा करीब होता है एज कम्पेयर टू 5d। तो क्या होगा, 4f में इलेक्ट्रॉन्स को रखना पसंद करेगा ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा, करीब खींचेगा। तो ज़्यादा करीब कौन सा है, 4f है। इस वजह से 5d का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ मूव कर जाएगा, 4f के पास मूव कर जाएगा। और यहाँ पर अब 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स 4f के पास होंगे, 5d के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। रीज़न क्या है, मोर न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया है, यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ मूव कर गया, 4f में मूव हो गया। उसके बाद आगे ऐसे ही होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा और हमने 1 बाय 1 एक इलेक्ट्रॉन आगे प्लेस करते जाएंगे 4f में, अभी आप देखेंगे। अगर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की बात करता हूँ वो है नियोडीमियम। नियोडीमियम का एटॉमिक नंबर 60 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जीनोन सेम टू सेम में लिख दूंगा, यहाँ पर 54 हो गए। उसके बाद 6s2
56 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, 4f4। 4f में नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे, उसके बाद 5d 0 आएगा। उसके बाद हमने इसको इंक्रीज करते जाना है। आगे आएंगे हम किसके पास, प्रोमीथियम के पास आएंगे। प्रोमीथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 61 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनेगी जीनोन के बाद वही 6s2 और 4f5 और 5d के पास हम जब आएंगे वो कौन सा है, स्मैरियम। अब स्मैरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 62 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, जीनोन ब्रैकेट के अंदर 6s2 और उसके बाद क्या हो जाएगी 4f6 और 5d 0। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे किसके पास, यूरोपियम के पास। यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो जीनोन ब्रैकेट में सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद 6s2 सेम टू सेम और 4f में कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 5d 0 सेम टू सेम खड़ा रहेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप जरा गौर करें कि 4f जो सबशेल है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो 4f सबशेल है यहाँ पर हाफ फील्ड है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब कोई सबशेल हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो या एम्प्टी हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, वो मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड सबशेल या पार्शली फील्ड ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4f सबशेल हाफ फील्ड है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं गैडोलीनियम के पास। गैडोलीनियम, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 64 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, जीनोन, उसके बाद 6s2 के बाद 4f की बारी और फिर 5d की। अब यहाँ पर आप कहोगे कि 4f के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। गैडोलीनियम के केस में आप कहोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने चाहिए, यहाँ पर ये 0 का 0 रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू अफो प्रिंसिपल, लेकिन ऐसा नहीं होता। 4f में यहाँ पर 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ प्लेस किया जाता है, 5d में प्लेस किया जाता है। अब यहाँ पर वही रीजन दोबारा आ गई है स्टेबिलिटी की, कि विकास क्या करता है, गैडोलीनियम ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, ज्यादा स्टेबल रहना पसंद करता है। इस वजह से वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्लेस करता है, 5d में प्लेस करता है, क्योंकि 4f जब उसका हाफ फील्ड है तो इस केस में वो मोस्ट स्टेबल है, तो वो तो यही चाहेगा कि मैं मोस्ट स्टेबल रहूं। तो ज्यादा स्टेबिलिटी रिटेन करने के लिए वो क्या करता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5d में प्लेस करता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये कौन सा हो गया, तीसरा एक्सेप्शनल केस हो गया। फर्स्ट जो एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया वो लैंथेनम का बताया, लैंथेनम के बाद सीरियम आपने एक्सेप्शनल केस देखा, ठीक है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट जो एक्सेप्शनल केस है लैंथेनम, सेकंड जो एक्सेप्शनल केस है सीरियम, और थर्ड जो यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल केस देखने को मिल रहा है वो है गैडोलीनियम का यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं किसके पास, टर्बियम के पास। टर्बियम का एटॉमिक नंबर होता है 65, मतलब इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहले तो हम सेम टू सेम जिस तरह लिखा करते हैं, जीनोन को बिग ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे और 4f में अब आप कहोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं होते बल्कि 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5d में कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहता। अब ये फिर वही रीजन आ गई है कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट प्रोसीड करते जा रहे हैं, आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, और ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है कि आउटर सबशेल में से इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेती है इनर सबशेल में। 5d आउटर सबशेल होगा
और 4f उससे अंदर की तरफ होगा। तो आउटर सबशेल से, अब ये सबशेल मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है और ये थोड़ा करीब है इसकी निस्बत, तो फिर ये क्या करेगा, ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स 5d आउटर सबशेल में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी अपने पास 4f सबशेल में, 4f सबशेल में अपने पास खींच लेगी। इस वजह से 5d में कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहेगा और 9 इलेक्ट्रॉन्स किस में प्लेस कर दिए गए, 4f में प्लेस कर दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम डिस्प्रोसियम के पास। डिस्प्रोसियम, अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 66। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे, ज़ीनॉन सेम टू सेम, उसके बाद 6s2 के बाद 4f10, ये सीक्वेंस उसी तरह चलती रहेगी और 5d 0 रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट मेंबर जो हमारे पास इस सीरीज का है वो है होल्मियम। होल्मियम का एटॉमिक नंबर होता है 67। इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, ज़ीनॉन सेम टू सेम लिख देंगे, उसके बाद 6s2 और 4f में कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 5d 0। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे एर्बियम के पास। एर्बियम का एटॉमिक नंबर होता है 68। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ज़ीनॉन, उसके बाद 6s2 4f12 और 5d 0 यहाँ पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं किसके बाद, थूलियम के पास। थूलियम का एटॉमिक नंबर होता है 69। इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी, ज़ीनॉन सेम टू सेम ब्रैकेट में प्लेस करेंगे, उसके बाद 6s2 और 4f13 सीक्वेंस से हमने चलते जाना है यहाँ पर, और 5d 0 आएगा। नेक्स्ट मेंबर कौन सा है, इटर्बियम। इटर्बियम का एटॉमिक नंबर 70। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी, ज़ीनॉन, उसके बाद 6s2 4f14 और 5d 0। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 4f14 लिखा है मैंने, मतलब यहाँ इटर्बियम का जो वैलेंस सबशेल है एफ सबशेल वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। तो मतलब ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जानी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस फॉर्म में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि इटर्बियम का वैलेंस सबशेल जो है एफ सबशेल 4f सबशेल वो कंप्लीटली फिल्ड है। एक तो इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये सीरीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हम तो इसको कहते हैं ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ सीरीज़ हम इसको बोलते हैं 4f सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई, तो मतलब हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट मेंबर भी है इस सीरीज का जो क्या है, लुटीशियम का एटॉमिक नंबर 71 होता है। मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि लुटीशियम और लैंथनम, लुटीशियम और दूसरा क्या लैंथनम बताया था कि इनको भी हम इस सीरीज में प्लेस करते हैं। हालांकि इसमें भी आप देखते हो कि 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और लुटीशियम में भी आप देखोगे कि 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं कि ज़ीनॉन, उसके बाद 6s2 4f यहाँ पर 14 और 5d 1। तो यहाँ पर देखें अगर लुटीशियम की बात करते हैं तो यहाँ पर लुटीशियम के f सबशेल में 40 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 5d में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू आप वो प्रिंसिपल भी ऐसे ही होना चाहिए कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है, लेकिन इसको मेंबर तो नहीं होना चाहिए था ना इस सीरीज का। और इसी तरह कौन, लैंथनम का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लैंथनम को भी इसका मेंबर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एफ सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। और नेक्स्ट भी हम आगे प्रोसीड कर गए हैं 5d के पास, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाला गया है। किसके केस में, लुटीशियम के केस में। लेकिन इनको हम इस सीरीज में रखते हैं, उसकी रीज़न मैंने आपको क्या बताई, केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि लैंथनम और लुटीशियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोर क्लोजली सिमिलर हैं किनके साथ, अदर मेंबर्स ऑफ लैंथेनॉइड्स के साथ। दैट्स वाई इसलिए हम क्या करते हैं फिर लैंथनम और लुटीशियम को भी लैंथेनॉइड्स के साथ ही 4f सीरीज में प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
ऑफ लैंथेनाइड्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।